हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी बेगम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून टेट 2026 के लिए साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइस, पार्ट 2 का 16 क्वेश्चन है, द मॉडल ऑफ मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी विच सर्व एज गेटवे टू लॉन्ग टर्म मेमोरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह मेमोरी मॉडल जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके लिए एक गेटवे का काम करता है, मतलब एक द्वार का काम करता है। तो वो किसके द्वारा दिया गया था, ये किसने दिया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एमिन गॉस, बी ऑप्शन है क्रैक एंड लॉकहार्ट, सी है तुलविंग, डी ऑप्शन है अटिंगसन एंड सिफरिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अटिंगशन एंड सिफरिन। तो अटिंगशन और सिफरिन थे दो साइकोलॉजिस्ट थे जिनका एक अटिंगशन सिफरिन मॉडल भी है जिसको मल्टी स्टोर मॉडल भी बोलते थे। उन्होंने ये मॉडल दिया था। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, मेमोरी को 3 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया था। पहली थी सेंसरी मेमोरी, दूसरी थी शॉर्ट टर्म मेमोरी और थर्ड थी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये था अटिंगशन और सिफरिन का मॉडल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 17 क्वेश्चन। बैकवर्ड कंडीशनिंग अकर्स व्हेन, बैकवर्ड कंडीशनिंग कब होती है? फर्स्ट ऑप्शन है CS एंड US आर प्रेजेंटेड साइमल्टेनियसली। तो इसमें CS जो है वो है कंडीशनल स्टिमुलस, US है अनकंडीशनल स्टिमुलस। फिर आता है बी ऑप्शन, CS इज प्रेजेंटेड फर्स्ट एंड US इज प्रेजेंटेड बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ CS। सी ऑप्शन है CS इज प्रेजेंटेड फर्स्ट, US इज प्रेजेंटेड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ US। तो इसके बाद है डी ऑप्शन, अनकंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड फर्स्ट एंड देन कंडीशनल स्टिमुलस प्रेजेंटेड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ US। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, unconditional stimulus is presented first and then conditional stimulus is presented after the termination of unconditional stimulus। तो इसमें ऐसा होता है कि जो बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है वो बिल्कुल उल्टा होती है, मतलब नॉर्मल जो कंडीशनिंग होती है उससे बिल्कुल विपरीत चलती है ये। तो इसमें क्या होता है, पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस मान लेते हैं कोई मतलब खाना है, किसी जानवर को दे रहे हैं, पहले उसको खाना दे दिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि कंडीशनल स्टिमुलस रखते हैं उसके बाद, मतलब घंटी बजाएंगे उसके बाद, पहले खाना दे दिया फिर उसके बाद घंटी बजाएंगे, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस बात में। तो उसमें क्या होता है कि जानवर सही से लर्न नहीं कर पाता नहीं है। तो ये है बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन 18। विच मेमोरी इज द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मोटर लर्निंग प्रोसेस? तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो इंस्ट्रूमेंटल मोटर लर्निंग का रिजल्ट है, मतलब कौन सी मेमोरी इससे बनती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिमेंटिक मेमोरी, बी ऑप्शन है एपिसोडिक मेमोरी, सी ऑप्शन है सेंसरी मेमोरी, डी ऑप्शन है प्रोसीडरल मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोसीडरल मेमोरी। जो प्रोसीडरल मेमोरी है वो जुड़ी होती है मोटर लर्निंग प्रोसेस से। जैसे कि मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई स्किल है हमारे अंदर, कोई भी काम कर रहे हैं, हाउ टू डू थिंग्स। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ड्राइव कर रहा है कार, तो ये सारी प्रोसीडरल मेमोरी है, या फिर राइडिंग ए बाईसाइकिल, ये सारी प्रोसीडरल मेमोरी में आती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन 19। पीपल विथ मॉडरेट मेंटल रिटार्डनेस वुड हैव एन IQ इन द रेंज ऑफ। जो लोग मॉडरेट मेंटल रिटार्डनेस के होते हैं उनका IQ पूछा गया है। मॉडरेट मेंटल रिटार्डनेस मतलब मीडियम जैसे होते हैं, ना ज्यादा ही मेंटली होते हैं रिटार्डेड होते हैं, ना ज्यादा कम होते हैं, मतलब मीडियम जैसे। तो उनका IQ कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 10 टू लेके 49 तक, बी ऑप्शन इज 35 टू 54, सी ऑप्शन 55 टू 70, डी ऑप्शन इज 20 टू 34। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 35 टू 54। जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेंस के जो लोग होते हैं उनका IQ होता है 35 टू 54। तो जो ऐसे होते हैं लोग कि इनको क्या होता है कि मतलब कुछ काम, बेसिक काम तो सीख लेते हैं ये, पर इनको डेली लाइफ जो होती है, डेली लाइफ में इनको बहुत हेल्प की जरूरत होती है। तो ऐसे लोग होते हैं मॉडरेट मेंटल रिटार्डनेस के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है
20. To design teaching learning activities for a classroom to suit the requirements of the students, teachers should have a knowledge of. तो इसमें पूछा गया है कि क्लासरूम में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज डिजाइन करने के लिए टीचर को किस टाइप की नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिहेवियरल साइकोलॉजी, बी ऑप्शन है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, C is abnormal psychology, D is developmental psychology। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो टीचर होता है उसको बच्चों के लेवल का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। ये बोलती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कि टीचर को बच्चों का पता होना चाहिए, उसके लेवल का पता होना चाहिए कि किस मेंटल लेवल में है वो, मतलब बच्चे किस एज में क्या समझते हैं ये पता होना चाहिए, उनका मेंटल डेवलपमेंट कैसा है, उनकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। ये सब चीजें आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंडर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो किसने दी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हल, B is Freud, C is Maslow, D is Caption। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय क्लैर्क एल हल। इनका पूरा नाम था क्लैर्क एल हल। तो इनके अनुसार ये बोलते हैं कि जैसे हमारी जैविक जरूरतें होती है, जैसे हमें कोई जैसे बायोलॉजिकल नीड्स है, जैसे भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक ड्राई पैदा होता है, मतलब हमें एक तनाव महसूस होता है। जब हमें भूख लगती है तो हमें लगता है कुछ खाना चाहिए अभी हमें, तो उस तनाव को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर का जो संतुलन बिगड़ा होता है वो वापस आ जाता है। जैसे भूख लगी, तनाव बना, फिर हमने खाना खाया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि भूख खत्म होगी, तो संतुलन वापस आ गया, मतलब जो बॉडी मतलब फिर से नॉर्मल होगी। तो ये थी इनकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन 22। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर ए टीचर इज। तो इसमें पूछा गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए सबसे मेन जो उसका एम है वो क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज अप्लाई द रूल्स ऑफ साइंस इन क्लास, सी ऑप्शन है सॉल्व द स्कूल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, डी ऑप्शन है करेक्ट हिज हर ओन मिसकंसेप्शन अबाउट द यूनिवर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और स्टूडेंट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका मेन जो एम था वो है ये है कि बच्चों को समझना, उनकी नीड्स को समझना, उनकी एबिलिटीज को समझना, उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें टीचर को समझनी चाहिए। ये सब बोला था एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर हुआ है ये। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन 23। द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज। तो इसमें से कौन से ऐसे मेथड है जो मोस्ट इफेक्टिव है बिहेवियर को समझने के लिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन मेथड, बी इज एक्सपेरिमेंटल मेथड, सी इज सर्वे मेथड, डी इज केस स्टडी मेथड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में बिहेवियर को चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है वो कंट्रोल कंडीशन में होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि रिजल्ट जो होते हैं एक्यूरेट होते हैं और रिलायबल भी होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते नहीं है, और ये कंट्रोल कंडीशन में होता है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल मेथड बेस्ट रहता है बिहेवियर को चेक करने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है 24। Dash includes the data concerning the family background and educational development। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेथड इनमें से जिसमें किसी स्टूडेंट की फैमिली बैकग्राउंड और उसकी एजुकेशनल डेवलपमेंट की पूरी जानकारी इंक्लूड होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केस स्टडी, बी ऑप्शन है जनरल बिहेवियर, सी ऑप्शन है जेनेटिक अप्रोच, डी इज एडुकेसी। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए केस स्टडी। तो केस स्टडी ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट की घर से लेके उसकी पर्सनल लाइफ, स्कूल हिस्ट्री, पेरेंट्स की एजुकेशन, सब कुछ होता है। उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है उसकी वहाँ का, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है केस स्टडी में। इसमें पता लगा सकते हैं कि बच्चा क्या सोचता है, क्या समझता है, उसके इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन 25। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए प्योर साइंस, बी ऑप्शन है एन अप्लाइड साइंस, सी ऑप्शन है ए नॉर्मेटिव साइंस, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एन अप्लाइड साइंस। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक अप्लाइड साइंस है, क्योंकि इसको हम रियल लाइफ से में अप्लाई करते हैं। जैसे कि मतलब कोई टीचर देखता है कि जैसे स्टूडेंट अगर क्लास में कोई बोर हो रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक्टिविटी करवाते हैं, एग्जाम्पल और विजुअल के थ्रू पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है अप्लाइड साइंस में, इसलिए जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो अप्लाइड साइंस में आती है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन 26। साइकोलॉजी इज सेड टू बी दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो साइकोलॉजी किस चीज की साइंटिफिक स्टडी है इनमें से? तो फर्स्ट ऑप्शन है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, बी इज मेंटल इलनेस मेंटल हेल्थ, सी इज फिजिकल स्टेट्स मेंटल स्टेट, डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंस स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। जो साइकोलॉजी होती है वो दो मेन चीजों की स्टडी करती है, एक बिहेवियर हो गया, एक मेंटल प्रोसेसेस हो गया। बिहेवियर जो होता है जो हम बाहर से देख सकते हैं, मतलब जैसे कि हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो हंस रहे हैं, किसी के साथ बातें कर रहे हैं, वो हमारा बिहेवियर है। जबकि मेंटल प्रोसेस आता है जिसमें हम सोचते हैं, याद करते हैं, ये सारी चीजें आती है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम के टाइम नर्वस होता है, तो ये उसकी मेंटल प्रोसेस है। बट अगर उसके हाथ भी काम पर हैं तो वो उसका बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये है साइकोलॉजी के पार्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27। वो कॉइन्ड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट। तो इसको किसने की थी टर्म कॉइन? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हरमन एबिंगॉस, बी इज सिगमंड फ्रूड, सी इज विलियम वुंड, डी इज विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरमन एबिंगॉस। तो हरमन एबिंगॉस थे, उन्होंने सीरियल पोजीशन इफेक्ट दिया था। तो ये सीरियल पोजीशन इफेक्ट क्या होता है? तो सीरियल पोजीशन इफेक्ट में उन्होंने बोला था कि जैसे अगर हम कोई लिस्ट तैयार करते हैं, कोई भी लिस्ट बना रहे हैं, हम कुछ भी वर्ड्स के लिए बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें जो स्टार्टिंग के वर्ड्स है और एंडिंग के वर्ड्स है वो ज्यादा याद रहते हैं, जबकि हम बीच के वर्ड्स जो होते हैं वो भूल जाते हैं। तो ये थी हरमन एबिंगॉस की सीरियल पोजीशन इफेक्ट। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन 28। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेमोराइजिंग ए पोइम। तो इसमें पोइम को याद करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सीरियल मेमोराइजिंग, बी इज सिंटैक्टिक मेमोराइजिंग, सी इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीरियल मेमोराइजिंग। तो पोइम को याद करने के लिए सीरियल मेमोराइजिंग मेथड यूज होता है। तो सीरियल मेमोराइजिंग मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि चीजों को सीक्वेंस वाइज एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग याद करते हैं। मतलब जैसे पोइम होती है तो उसको भी लाइन बाय लाइन याद करते हैं। पहले फर्स्ट लाइन याद की, फिर उसके बाद सेकंड लाइन याद की, फिर थर्ड लाइन याद की। ये होती है सीरियल मेमोराइजिंग, सेम ऑर्डर में रिपीट करते रहते हैं फिर हम। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन 29। हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी इज सिगमंड फ्रूड, सी इज विलियम वुंड, डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिगमंड फ्रूड। साइको एनालिसिस के फादर थे सिगमंड फ्रूड, जिन्होंने साइको एनालिसिस बनाई थी। तो उन्होंने साइको एनालिसिस में बताया था कि ये थ्योरी जो है ये फोकस करती है, जैसे अनकॉन्शियस माइंड होता है, हिडन डिजायर होती है, ड्रीम्स होती है हमारी,
इस पे मेन फोकस होता है इनका। जैसे कभी आप बिना रीजन के गुस्सा हो जाते हो, तो उनके अकॉर्डिंग ये था, जो फ्रूट थे उनके अकॉर्डिंग, कि एक ये ऐसा होता है कि अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसकी वजह से होता है, जब जैसे हम बिना वजह से हम गुस्सा करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने बोला था। तो अब बढ़ती है अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 30। इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड एट। तो फर्स्ट लेबोरेटरी जो इंडिया की थी वो कहाँ खुली थी, कहाँ ओपन हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी इज बॉम्बे यूनिवर्सिटी, सी इज कलकत्ता यूनिवर्सिटी, डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो थी वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ओपन हुई थी, और इसको ओपन किया था नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जी ने। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दे, और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।